प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश हंस आज फिर से एक बार हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नया विषय लेकर, एक नई खोज के साथ और एक नए हस्ताक्षर के साथ। दोस्तों, आज के हस्ताक्षर हैं हिंदी साहित्य के देश के जाने माने कवि राजेश जोशी। दोस्तों, आज जो हमने विषय चुना है आपके लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि उस शैली में जो भी लेखक लिखता है उसे पहले बहुत ईमानदार होना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आत्मकथा लेखन की। आज हम चर्चा करेंगे आत्मकथा लेखन पर। यह विषय हमने जानबूझकर इसलिए चुना ताकि हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। आत्मकथा लेखन एक ऐसी शैली है, ऐसी विधा है जिसमें कह लें कि लेखक अपने ही जीवन की घटनाओं में से एक बार फिर से गुजरता है, या कह लें वह उन पलों को जीता है जो पल बीत चुके हैं और उन पलों को हूबहू लिखने की कोशिश करता है। क्या इस प्रक्रिया में लेखक ईमानदार रह पाता है? प्रेमचंद ने एक बार कहा था कि कहानियां तो हमारी चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, सवाल उन कहानियों को पकड़ने का है, सवाल उन कहानियों तक पहुंचने का है। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, हर व्यक्ति की अपनी कहानी है। जब वह अपनी कहानी कह रहा होता है तो वह कहानी उसकी अपनी होती है, लेकिन जब उसकी कहानी दूसरों को प्रभावित करती है तो वह दूसरों का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह से कोई कहानी जब किसी विशेष समय, समाज और देश का प्रतिनिधित्व करती है तो वह किसी एक व्यक्ति की न रहकर पूरे विश्व की या दुनिया की बन जाती है। महात्मा गांधी की आत्मकथा, चर्चिल की आत्मकथा, अंबेडकर की आत्मकथा, ध्यानचंद की आत्मकथा, आइंस्टाइन की आत्मकथाएं और भी दुनिया भर की तमाम आत्मकथाएं जो किसी एक व्यक्ति की नहीं रही, वे पूरे विश्व की हैं, क्योंकि पूरा विश्व उससे प्रभावित हुआ है, उससे संबद्ध रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर नैतिक जिम्मेवारी, नैतिक उत्तरदायित्व या नैतिक बल नहीं है, वह अच्छी आत्मकथा नहीं लिख सकता। इसके लिए सबसे पहले ईमानदार होना बहुत जरूरी है। सन 1933 में हरिजन बंधु में महात्मा गांधी एक जगह लिखते हैं कि जो सत्य की आराधना करता है यह उसके लिए पहरे का काम करती है, जैसे पहरेदार हो। इसी तरह से वे एक जगह और कहते हैं कि यदि आत्मकथा में ईमानदारी नहीं है तो यह खोटे सिक्के के समान है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सी ऐसी आत्मकथाएं लिखी गई हैं जो हम सबको पढ़नी चाहिए। इस देश में बहुत कुछ ऐसा रह गया है जो लिखने योग्य था लेकिन नहीं लिखा गया। स्त्री लेखन में, स्त्री चेतना में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यदि भारत देश में स्त्रियों को यह स्वतंत्रता होती कि वह लिख पाती अपनी भावनाओं को, तो हो सकता है हिंदी साहित्य के लिए कुछ बेजोड़, कुछ अनुपम कृतियां हमें मिलती आत्मकथा के रूप में। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आप सोच भी नहीं पाते कि जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप पढ़कर बड़े हुए हैं, जिनकी कविताएं विद्यालय में आप पढ़ाते रहे हैं, उन्हीं के साथ एक मुलाकात हो जाए। यह बात कुछ साल पहले की है। मैं एनसीईआरटी में एक कोर्स करने गया था जिसका नाम था क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। उस कोर्स में बहुत से विद्वान लोग हमें पढ़ाने के लिए आए थे, जिनमें एक थे राजेश जोशी। राजेश जोशी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बहुत खूबसूरत लिखने वाले देश के जाने माने कवि राजेश जोशी हमारे सामने बैठे थे। दोस्तों, वही व्याख्यान जो हमने उस दिन सुना, वही आज हम हस्ताक्षर में आपके लिए लेके आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमारे लिए यह एक धरोहर के समान है। लीजिए, आप और हम
देखते हैं आत्मकथा पर राजेश जोशी जी क्या कहते हैं। जब आप आत्मकथा लिखते हैं तो आप उस कालखंड से दूर आ चुके हैं। जैसे आज मैं अगर अपने बचपन के बारे में लिखूं या आप लिखें तो बचपन के उन क्षणों का जिनका कि आप जिक्र कर रहे हैं, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था उसे आप रिकलेक्ट नहीं कर सकते, उसे आपको क्रिएट ही करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहना थोड़ा कठिन है कि आत्मकथा एकदम मैटर ऑफ फैक्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं आप उसे क्रिएट कर देंगे। और इसलिए हमेशा आप एक दूरी पे आने के बाद उन चीज़ों को रिकलेक्ट करते हैं और उनको याद करते हुए लिखते हैं। और जब आप जैसे ही आप यानी जो जीवन जिया है उसे जब आप लिखने लगते हैं तो आप एक तरह से ट्रांसलेट करते हैं वर्ड्स में, लैंग्वेज में, तो वो कुछ ना कुछ बदल जाता है। मतलब वो एज इट इज जीवन नहीं हो सकता, तो फिर उसका डेवलपमेंट है। तो आत्मकथा में कुछ मिलावट ठीक उसी तरीके से होती ही है। अब ये संतुलन कितना है, ये एक बड़ा प्रश्न है कि आत्मकथाएं जितनी लिखी गई हैं और बहुत सारी लिखी गई, तो उसमें जो क्रिएट करने के लिए एक तरह का एग्जैक्टली झूठ ना कहें पर किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए जो एक खोट मिलाने की जरूरत है, जैसे सोने में एक खोट होता है तभी आपका गहना बनता है। तो ये आवश्यक होगा कि वो संतुलन कितना है और उसमें दोनों में मिलावट कितनी है, तो वो तो होगी। ये भी है कि आत्मकथा एक तो वो है जो आत्मकथा की तरह लिखी गई या कन्फेशन की तरह लिखी गई, पर मैक्सिमम राइटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा आत्मकथात्मक ही होता है। ज़्यादातर उपन्यास आत्मकथात्मक होते हैं। दास्तान ने जो बचपन लिखा वो उसे पहले आत्मकथा की तरह लिखना चाहते थे, फिर उपन्यास की तरह लिखना चाहते थे। तो एक तरह की क्रिएटिव फिक्शन की वो है। तो ये हो सकता है कि एक उपन्यास ज़्यादा विश्वसनीय आत्मकथा हो या एक कविता। तो बहुत सारी कविताएं होती हैं जो आत्मकथा आपकी होते हैं, या बहुत सारी कथाएं और बहुत सारे उपन्यास होते हैं जो एक तरह से आत्मकथात्मक होते हैं, क्योंकि आपका जो अनुभव है वही आप उसी को ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत सारे दूसरे देश भी करते हैं, पर इसलिए एक पक्ष ये भी है कि आत्मकथा सिर्फ वही नहीं है जो आत्मकथा के नाम से लिखी जा रही, बल्कि बहुत सारा आत्मकथात्मक लेखन वो है जो उपन्यास, कहानी, कविता या दीगर विधाओं में भी लक्षित होता है। तो इसलिए आत्मकथा के फॉर्म, जहाँ तक सवाल है, आत्मकथा का एक फॉर्म है जिसमें अगर आप लिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है या चर्चिल की ऑटोबायोग्राफी जिसके नोबेल प्राइज, तो उस तरह की आत्मकथाएँ भी लिखी गई। अक्सर ही माना जाता है कि दो ही तरह के लोग आत्मकथा लिखते हैं जनरली, या तो वो जो विक्टिम है या वो जो बड़े, तो वो दो ही तरह के लोग। सामान्य आदमी अपनी आत्मकथा सामान्यता नहीं लिखता। हालांकि ये माना जाता है कि फ्रांस में स्त्रियां सबसे ज़्यादा आत्मकथाएँ लिखती हैं और हर साल प्रकाशकों के पास सैकड़ों की तादाद में आत्मकथाएँ पहुँचती हैं, जैसे फिर वो स्क्रूटनाइज करके उसमें से कुछ छापते हैं। तो सामान्य महिलाएं भी, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी भारी प्रॉब्लम हुई कि एक लंबे अरसे तक
क्योंकि स्त्रियों का लेखन नहीं होता था, स्त्रियाँ लिखती नहीं, तो इसलिए बहुत सारा जीवन जिस तरह का था घरों में वो लगभग नज़ारा खासतौर से मध्यवर्गीय घरों में। आप देखेंगे हम लोग अक्सर अपनी माँ से और बहुत सारे किस्से सुनते रहते हैं कि किस तरह का पर्दा होता था, कितना मुश्किल होती थी, किस तरह की सांसें होती थी, दुनिया भर के किस्से वो पर कैसा एक रुतबा होता था कि मालूम पड़ा कि हमारे बाबा जो यानी उनके ससुर जो थे तो यानी उनके सामने नहीं जा सकते, हाथ पर कहीं घूंघट होते जब वो आती थी और बहुत अर्ली एज में 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने अपनी माँ से सुने और तब लगता था कि अगर ये लिखते हैं तो वो पूरा जीवन जो एक स्टूडेंट का जीवन था मैंने नहीं देखा, उससे कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है, एक पूरी सोसाइटी का डॉक्यूमेंट होता कि कैसी सोसाइटी थी, कैसे मिडिल क्लास थे, कैसे परिवार हुआ करते थे जिनमें किस तरह की प्रॉब्लम्स होती। तो ये बहुत सारा हम हमारे उससे गायब हो गए कि हम नहीं जान पाए, क्योंकि अगर कोई भी इतिहास का एक बड़ा सोर्स अगर कोई हो सकता है कि समाज को जानने या उसमें जो लिखा जाता है वो बहुत बड़ा सोर्स होता है, और उसमें भी आप वैसी हिस्ट्री नहीं कह रहा मैं जो इतिहास तो सिर्फ तिथियों और तथ्यों वाला लाया, पर जो जीवन था जिस तरह का वो हम आज नहीं जान सकते। आज तो परिवार बदल गए, आज पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल गए, पर पहले शहरों तक की सोसाइटी उस तरह की थी जिसमें यानी हमारी माँ ने कहा कि हमने अपने ही घर का छज्जा 20 बरस बाद देखा कि हमारे घर के बाहर एक छज्जा है और उसमें वो लगे होते थे जैसे चिकन, और उन्हें कभी नहीं देखा। तो ये जो सारा जीवन जो गायब हो गया जिसे हम नहीं जानते, तो इसलिए आत्मकथात्मक लेखन कभी कभी बहुत काम का होता है कि अगर हम आज भारतीय समाज को और उसके मध्यवर्ग को जानना चाहें कि उसने किस तरह से डेवलपमेंट किया है, क्योंकि उसकी जो मानसिकता आज बनी तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो इसे जानने के सोर्सेस बहुत हमने खो दिए और उन्हें हम नहीं कलेक्ट कर पाए, क्योंकि वैसे जीवनियाँ भी नहीं कि किसी ने उस तरह के संस्मरण नहीं लिखे, तो किसी ने उनसे पूछ कर भी बहुत सारा नहीं है। तो इसलिए आत्मकथात्मक लेखन किसी समाज को जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इंडिविजुअल बहुत जो कुछ भी होता है उसमें, जैसा अरुण कह ही रहे थे कि सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, उसके साथ उसका पूरा एक समाज आता है और एक पूरा टाइम आता है। सबसे बड़ी बात सिर्फ सोसाइटी नहीं आती, एक पूरा टाइम उसमें दर्ज होता है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली बार फिर से हम हाजिर होंगे एक नए हस्ताक्षर के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।